देखते हैं कांग्रेस के ड्रामे में ये पूर्ण विराम है या अल्प विराम। कश्मीर में धारा 370 को खत्म हुए अब 1 साल बीत चुका है। आज से 1 साल पहले कुछ नेता कश्मीर के बारे में भविष्यवाणियां कर रहे थे कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, लेकिन आज कश्मीर में तिरंगा और शान से लहरा रहा है। 1 साल में कश्मीर ने बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखे। कश्मीर में आतंकवाद और पत्थरबाजी कम करने में सरकार और सेना को कैसे कामयाबी मिली, देखिए कश्मीर से हमारे 3 रिपोर्टर्स की एक बहुत खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त मैं हूं लाल चौक पर। ये वही लाल चौक है जिसके लिए भारत के कितने लाल ने बलिदान दिया। नमस्कार, मैं हूं मनीष प्रसाद और हम इस समय लाल चौक के ठीक सामने हैं। ये वही लाल चौक है जिस पर अपना अधिकार कायम करने के लिए देश के शूरवीरों ने अपना लाल खून बहाया। आदाब, मैं हूं मंजूर मीर। ये वही लाल चौक है जहां से पूरे कश्मीर घाटी की राजनीति और माहौल का तापमान समझ में आता है। लाल किला और लाल चौक के बीच सबसे बड़ी दीवार थी धारा 370, लेकिन अब ये दीवार ढा दी गई है। 1 साल बीत चुका है। अब जम्मू कश्मीर में ना तो कोई अलग झंडा है और ना ही कोई अलग संविधान। यहाँ पर तिरंगा लहराता है और सबसे ऊंचा है यही तिरंगा। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। The bill is passed. धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर। आज कश्मीर के चप्पे चप्पे से रिपोर्टिंग करके हम आपको बताएंगे कि 1 साल में यहाँ पर कितने काम हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में कितनी कमी आई। सरकार ने अपना विजन बताया, आर्मी ने अपना पराक्रम दिखाया। कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, आज स्वर्ग बनने की राह पर है। आपको कश्मीर से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 370 हटाने के बाद आग लग जाएगी। श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था, उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 को हटाना ऐसा भूकंप लाएगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था 370 हटाई गई तो भारत का झंडा फहराने वाला कश्मीर में कोई नहीं बचेगा। ये वो लोग हैं जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। हम वो है जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में ये बातें जितने विश्वास के साथ कही थी, 28 साल पहले उतने ही जोश के साथ उन्होंने यहाँ के लाल चौक पर तिरंगा भी फहराया था। नरेंद्र मोदी ने तब मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक तिरंगा यात्रा निकाली थी। 11 दिसंबर 1991 को यह तिरंगा यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर यानी यहां पर यह यात्रा खत्म हुई थी। नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में बहुत बड़ा जोखिम था। आतंकवादियों की खुली चुनौती थी। जालंधर में इसी तिरंगा यात्रा पर एक आतंकवादी हमला भी हुआ था जिसमें 3 लोग शहीद भी हो गए थे। लेकिन उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत उनको लाल चौक पर तिरंगा फहराने से नहीं रोक सकती है। आप समझ सकते हैं कि कश्मीर को लेकर मोदी का कमिटमेंट कितना जबरदस्त था। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी से इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं,
लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकल्प पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने लाल किले से लाल चौक तक की दूरियां खत्म कर दी और धारा 370 को खत्म करने से सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की पूरी तरह से कमर टूट गई। जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जो कश्मीर में खून बहाने की भविष्यवाणियां कर रहे थे, पूरी तरह गलत साबित हुए। धारा 370 हटी तो आतंकवादियों का काल सामने आ गया और कश्मीर पूरी तरह शांत हो गया। होम मिनिस्ट्री का डेटा कहता है कि कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 35% की कमी आई है। पिछले साल 1 जनवरी से 15 जुलाई तक घाटी में आतंकवाद की कुल 188 घटनाएं हुई थी, लेकिन इस साल 1 जनवरी से जुलाई तक आतंकवाद की 120 घटनाएं हुई हैं। इस साल 1 जनवरी से 15 जुलाई तक 126 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन इतने ही समय में इस साल 136 आतंकवादियों को ऑपरेशन ऑल आउट में खत्म किया गया है। इतने ही समय में पिछले साल सुरक्षा बलों के 75 जवान शहीद हुए थे, लेकिन इस साल 35 जवान शहीद हुए हैं। यानी अगर देखा जाए तो सरकार को आतंकवाद खत्म करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जब भी डेवलपमेंट की बात की जाती है तो विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा जो हमेशा से देखा गया और खासतौर पे एब्रोगेशन के बाद से, वो था आतंकवाद। किस तरीके से आप लगाम लगा पाए हैं, खासतौर पे लोकल टेररिस्ट या पाकिस्तानी टेररिस्ट जो यहां पर आके लोगों को गुमराह कर रहे थे, जो युवा थे उनको कैसे डीरेडिकलाइज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितनी कमी आई है और क्या आपको दिख रहा है उसमें? देखिए, पहली बात तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जो आतंकवाद या मिलिटेंसी का एक्टिविटीज जैसे पहले होता था, आपको मालूम है यहाँ कब कब हुआ है, कैसे हो, उसके तुलना में यहाँ बहुत घट चुका है। इवन नया रिक्रूटमेंट भी ऑलमोस्ट 50% हो चुका है, इन्फिल्ट्रेशन भी 50% कम हो चुका है। इसका 2 कारण है। एक तो हमारा जो फोर्सेस है इनका एक्शन प्लान, उसके अच्छा रिजल्ट आ रहा है। साथों साथ लोगों में एक उमंग है, लोगों में पर्टिकुलरली युवा पीढ़ी में एक आशा की किरण है कि 370 हट जाने के बाद यहाँ डेवलपमेंट होगा, यहाँ रोजगारी का सारे माहौल बनेगा। लाल चौक से आपने हमारी रिपोर्ट देखी। अब आपको कश्मीर के उन इलाकों में ले चलते हैं जो कभी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अलगाववाद के लिए बदनाम थे। इस वक्त हम डाउनटाउन के ईदगाह के इलाके में हैं। ये वो इलाका है जहां पर 1 साल पहले की तस्वीर कुछ अलग थी, लेकिन हालात बदले और इस समय कोई भी यहाँ पर ना तो पाकिस्तान का ना ISIS का झंडा दिखाई देगा और ना ही पत्थरबाजी। लेकिन 1 साल पहले हम आपको बता दें कि ये जगह काफी ज्यादा बदनाम थी ISIS के झंडे, पाकिस्तान के झंडे और पत्थरबाजी के लिए। लोगों की मेमोरी बहुत कमजोर होती है, लेकिन हम आपको इस जगह को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 1 साल के बदलाव की ये सबसे बड़ी वो जगह है जहां पर अंतर आया है, बदलाव आया है और परिणाम आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक बंद रहता था, कर्फ्यू रहता था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। इस पूरे इलाके में पत्थरबाजी को खत्म करने के लिए सबसे पहले यहाँ मौजूद जामा मस्जिद के मौलवी मीर वाइज उमर फारूक पर शिकंजा कसा गया। ये मौलवी मीर वाइज उमर फारूक ही थे जो हर शुक्रवार को मस्जिद में तकरीर करके लोगों को भड़काने का काम किया करते थे। अगर हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम इंशाअल्लाह उस कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल मौलवी मीर वाइज उमर फारूक NIA की जांच के दायरे में है। आतंकवादियों से उनके लिंक्स तलाशे जा रहे हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं 90% तक कम हो गई है, और वो इसीलिए क्योंकि पत्थरबाजी करने वाले ज्यादातर अलगाववादी नेता या तो नजरबंद है या फिर जेल में है। पहले की सरकारें पत्थरबाजों को माफ कर छोड़ दिया करती थी। स्थानीय नेताओं की सिफारिश पर और जम्मू कश्मीर पुलिस से लॉबिंग करवाकर पत्थरबाजों को छुड़वा दिया जाता था।
लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से ये भाई भतीजावाद खत्म हुआ है और राष्ट्रवाद का दौर शुरू हुआ है। कि आज इस कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले 1 साल के अंदर एक भी नया टेररिस्ट जो है वो जो है खड़ा नहीं हुआ है, नया रिक्रूट जो है वो नहीं हुआ है। ना यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना यहाँ पे कोई पत्थरबाजी होती है। सब चीजें जो हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से जैसे बाकी देश के अंदर चलती हैं वैसे चल रही। लगातार सरकार के द्वारा ये अपील की जा रही है कि जितने भी पहले गुमराह हुए थे युवा, उन सबको मेन स्ट्रीम पे ला जाए। और इन सब के लिए एक महत्वपूर्ण काम वो लोग भी कर रहे हैं जो पहले जिनका नाता आतंकवाद से था, लेकिन उन्होंने सबको छोड़ के मेन स्ट्रीम में वो जुड़े और अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका और कब आप थे और उसके बाद आपने मेन स्ट्रीम में ज्वाइन किया, और पिछले टाइम में अभी क्या हालात दिख रहे हैं? सर, बात ऐसी है कि जब इधर हिसाब किताब चल के मिलिट्री का जबरदस्त, तो उस टाइम हमारे को भी निकाला था इधर से। तो 93 में मैं पाकिस्तान गया सर, तो 95 में मैंने सरेंडर कर लिया सर। तो मेरा भाई आया, उसने बोला कि आप ऐसा करो कि ठीक नहीं है, तो हमने आए, फिर हमने सरेंडर कर लिया सर। 6-7 लड़के थे। सरेंडर ऐसे किया सर कि हमारे को ऐलान किया गया, गवर्नमेंट ऐलान किया कि आप कौमी अदारे में आ जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको नौकरियां मिलेंगी, आपको पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हम आए, कुछ लालच के लिए गए थे, कोई लालच के लिए हमने सरेंडर भी किया। जब वापस आए हमें आते सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान में कहाँ थे आप? हम सही पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में थे सर। 5-6 महीने हमें वहाँ ट्रेनिंग की, उधर से हथियार लिया सर, दिया हथियार उन्होंने, 800 रुपये हाथ में दे दिया। वो तो रास्ते में छीन लिया सर, जो लोग गाड़ी चलाने वाले थे वहाँ गाइड होते थे। फिर आए सर, 1-2 महीने यहाँ घूमे, तो हमें यहाँ के हालात जब देखे सर, यहाँ के हालात खराब थे। हम गवर्नमेंट सही थी, हम गलत थे। पुलिस के साथ भी काम किया सर, सुनील दास के साथ काम किया, एसपी के साथ, डीजी के साथ काम किया सर, अंडर बाई थ्रू फौज। सर मैंने 2005 फरवरी में सरेंडर किया। हाँ, हरकतुल मुजाहिदीन के साथ एक्टिव मिलिटेंट था मैं। ट्रेनिंग तो हमने यहीं तो हमने हथियार उठाया, 2004 में 47 दे दिया। डिवीजनल कमांडर था, बहुत ज़्यादा हरकतुल मुजाहिदीन का था सर, उसने 47 दिया। ऐसे फायर करना है, खाली आप बैठो जंगल में बैठो, फायर नहीं करना, आप साइलेंट रहो। मैं आपको आर्मी की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। हम आपको हर सहूलियत मुहैया कराने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। सबसे पहले मैंने बोला कि जो मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनको मौका दिया जाता है कि वो सरेंडर करें। अपील की जाती है, कई बार हमने उनके पेरेंट्स को भी मौके पे लाके उनको भी अपील करवाई है, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया। सो देयरफॉर दैट ह्यूमन एंगल दैट यू टॉक्ड अबाउट, दैट इज द फर्स्ट थिंग इन आवर माइंड्स कि पहले उसको सरेंडर के लिए अपील की जाए। अगर वो सरेंडर करते हैं तो हम वो सरेंडर लेंगे, ये बड़ा क्लियर है। दूसरा, आपने सोपोर में बात की, उस इम्पोर्टेंट जिसमें एक सिविलियन की डेथ हुई थी और उसका 3 साल का बच्चा जो है उसकी बॉडी पे बैठा मिला था। तो ये जो ऑपरेशन था, ये जो टेररिस्ट एक्ट था, इसमें जो टेररिस्ट थे उन्होंने एक मस्जिद का सहारा लिया। ये फायर मस्जिद से आया और जो पहले 8-10 राउंड फायर किए उससे जो सीआरपीएफ की कैजुअल्टी हुई, उसके बाद जो 50-60 और राउंड फायर किए जिसके जो कार्टेज वहां से मस्जिद से मिले, वो सारा सिविलियंस के ऊपर टारगेट था। सो वाइल वी इंश्योर कि हमारी तरफ से कोई कैजुअल्टी ना हो, कोलेटरल डैमेज ना हो, सिविलियन की डेथ ना हो, but it is not applicable to the terrorists. They do not respect human rights, whereas we do. वो अलगाववादी जो पहले छोटे छोटे मासूम बच्चों को पत्थरबाजी की ट्रेनिंग दिया करते थे, आजकल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। वजह है एनआईए की सख्त जांच, जिसमें उनके और पाकिस्तान के रिश्ते सामने आ चुके हैं। एक जमाना था जब कश्मीर में कोई बड़ा आतंकवादी मरता था, पत्थरबाजी भी जरूर होती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कश्मीर जबरदस्त पॉजिटिव बदलाव देख रहा है। देखिए, पहले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग में बहुत ज्यादा पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब यहां लोग सुकून से रहते हैं। इन पत्थरबाजों की फंडिंग भी एनआईए ने रोक दी है। एनआईए ने छापेमारी की, हवाला के रूट को डिटेक्ट किया, पाकिस्तान से आ रही फंडिंग पर लगाम लगा दी। आज हालात ये हैं कि कथित आजादी को चलाने वाली लीडरशिप सारी जेल में बंद है। अलगाववादी गैंग पर पीएसए लगा दिया गया है।
यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मजरत आलम, सैयद अली शाह गिलानी जैसे अलगाववादी हाउस अरेस्ट हैं। जब यह हमला हुआ था तब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था। उस वक्त फोर्सेस को ऑपरेशन करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच झूलना पड़ता था, यानी कि कोई ऑपरेशन करना हो तो आपको नेताओं से या फिर अफसरों से बात करनी पड़ती थी। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद अब यहां पर हालात बदल चुके हैं, क्योंकि ना यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच फोर्सेस को इजाजत के लिए झूलना पड़ता है और वो सीधे कार्रवाई कर पाते हैं। बेहतर आर्मी और पुलिस के बीच तालमेल है ताकि वो आतंकवादियों का सफाया कर सके। बीते 6 महीने के अंदर कश्मीर के सभी टॉप आतंकवादी मारे जा चुके हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर इन चीफ, कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकवादी रियाज नाइकू मारा जा चुका है। हिजबुल मुजाहिदीन का जुनैद सहरी, शब्बीर अहमद, इरफान शेख, उमर तोबी, जुबैर अहमद, जुनैद अंसारी भी मारा जा चुका है। डोडा में हिजबुल का आखिरी कमांडर मसूद भी मारा जा चुका है। मसूद के मारे जाने के बाद डोडा आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त हो गया है। जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर, आईईडी एक्सपर्ट अबू वालिद भी सेना के ऑपरेशन में मारा जा चुका है। इसके अलावा जैश के उस्मान भाई और रहमान भाई को भी सुरक्षा बल ढेर कर चुके हैं। अंसार अल गजवात हिंद का कमांडर रईस खान और लश्कर ए तोयबा का कमांडर जहांगीर के खात्मे के बाद घाटी में आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। 150 के करीब टेररिस्ट इस पिछले 7 महीने के अरसे के अंदर मारे गए हैं, जबकि पिछले साल में पूरे साल के अंदर 160 मिलिटेंट मारे गए थे और ये 7 महीने में 150 के करीब मारे गए हैं। 37 इनके टॉप कमांडर जो हैं वो मारे गए हैं और 37 टॉप कमांडर जो मारे गए उसमें लगभग हर तंजीम का जो टॉप लीडरशिप है वो खत्म हो चुकी है और इसके चलते अभी भी बौखलाहट का माहौल है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कोशिशें हैं कि बार बार दरअंदाजी की कोशिशें, बार बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं। सीज फायर वायलेशंस इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं कि जो पहले के मुकाबले में लगभग 100% से भी ज्यादा उन्होंने उनको बढ़ा दिया है कि बार बार कोशिश करते हैं कि मिलिटेंट्स को भेजें, मगर हमारी बॉर्डर की जो सिक्योरिटी ग्रेड है पहले से स्ट्रांग हुई है। हम लोगों ने इनकी ऐसी कोशिशें नाकाम की है। लेकिन अब कश्मीर एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। नए सिनेमा हॉल बनाए जा रहे हैं। श्रीनगर में पहले मल्टीप्लेक्स को मंजूरी मिल चुकी है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त 85 प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। राज्य सरकारों ने जो प्रोजेक्ट रोक दिए थे वो सारे प्रोजेक्ट भी अब दोबारा शुरू हो चुके हैं। अब आपको ले चलते हैं मेरे सहयोगी मंजूर मीर के पास, जो आपको बताएंगे कि गांव में हालात कैसे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद बैक टू विलेज प्रोग्राम के जरिए गांव में कितनी कामयाबी मिली है। हम इस वक्त कश्मीर में सेब के एक बाग में मौजूद है और यहाँ सेब बागों में तैयार है और अगले कुछ दिनों में हार्वेस्टिंग का काम भी पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। कश्मीर में सेब का बिजनेस बहुत बड़ा है और इस क्षेत्र से करीबन 30 लाख परिवार जुड़े हुए हैं और हर साल करीबन 20 लाख मैट्रिक टन सेब की काश्त होती है। पिछले साल हुए नुकसान के बाद इस बार किसानों को क्या उम्मीद है, ये जानने के लिए हम यहाँ मौजूद किसानों और यहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे। अफसोस की मुकाम है कि हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है ये आज टफ कंपटीशन से गुजर रही है, न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर का जितना भी फ्रूट है उससे हमारा टफ कंपटीशन है। हिमाचल के साथ हमारा टफ कंपटीशन है, नहीं उतर पा रहे हैं इस टफ कंपटीशन से। सर अगर हम देखेंगे कि J&K की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम है उसकी जो बैकबोन है वो यही है फ्रूट। तो आई थिंक जो अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे, कश्मीर डिवीज़न में पॉपुलेशन है लगभग 80 लाख नियर अबाउट करोड़, तो उसमें से जो 50 लाख पीपल हैं ऑलमोस्ट, तो वो इसी पे डिपेंड करते हैं सर। तो यही हमारा जो हमारे घर का भी जो बैग है वो यही फ्रूट बिजनेस है। सेब ट्रक ड्राइवरों की हत्या और सेबों से भरे कहीं ट्रकों को आग लगाना, जिसके कारण किसान अपने माल को मंडियों तक नहीं पहुंचा पाए। हालांकि बाद में सरकार ने नफेड के साथ मिलकर बहुत सारे व्यापारियों का माल खरीद लिया, लेकिन अक्सर किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। अब उम्मीद थी कि इस बार सेब का अच्छा बिजनेस होगा, पर्यटक भी कश्मीर आएगा, लेकिन कोरोना की दस्तक ने सब पर पानी फेर दिया। इस वजह से लंबे समय तक कश्मीर की अर्थव्यवस्था में मंदी देखने को मिल रही है। किसान के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग भी परेशान हैं, लेकिन उम्मीद अब भी टूटी नहीं है। सबको उम्मीद है कि अगर सरकार सही तरीके से हर काम को अंजाम देगी तो कश्मीर की तस्वीर वाकई में बदल जाएगी।
जम्मू और कश्मीर के कुछ खानदान बार बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन इन्हीं मुख्यमंत्रियों के राज में हमेशा यह कहकर पंचायत के चुनाव को टाला जाता रहा कि कानून व्यवस्था का खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद ही 20 साल बाद पंचायत के चुनाव हुए। इंडिया टीवी ने कुछ नए चुने गए सरपंचों से मुलाकात की। आपको लगता है करप्शन लेवल कम हुआ, लोगों के बीच पारदर्शिता आई, ट्रांसपेरेंसी आई और ऑन ग्राउंड काम दिखने लगा है? हाँ, दिखते हैं काम तो चल रहे हैं माशाल्लाह, बढ़िया काम चल रहे हैं गांव में और दिख भी रहे हैं। बैक सपोर्ट कितना इंक्रीज हो गया? बैक सपोर्ट की बात मैं करूंगा। बैक सपोर्ट ये मिला है कि सरपंचों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ गए। सरपंच अब किसी के मोहताज नहीं है। सरपंच अपनी गांव का खुद चला सकता है। सरपंच के पास अभी डीडी पावर्स है, वो गांव के काम विकास में हर जगह आगे आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। जिन्हें भारत से प्यार है, गांव के वो भोले भाले लोग, उनको लोकतंत्र की ताकत मिली, हाथों में तिरंगा मिला। लेकिन वो लोग जिन्होंने भारत को धमकियां दी या फिर यहां के लोगों को भड़काने की कोशिश की, उनको नजरबंद कर दिया गया। 3 पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को पॉलिटिकल डिटेंशन के तहत नजरबंद रखा गया ताकि कहीं से भी ऑन रोड वो अपने फॉलोअर्स को भड़का ना सके। और इसी एहतियातन कदम की वजह से अगर सरकार की बात माने तो पूरा बदलाव देखने को मिल रहा है और हिंसक वारदातें बिल्कुल कम हुई है, पत्थरबाजी नहीं हुई है, लोग उपद्रव नहीं मचा रहे हैं और हर कोई विकास चाहता है। तो कश्मीर में हमने जो तस्वीरें देखी उससे तो यह साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं, लेकिन ये बदलाव और तेजी से होने जरूरी है। तो आपने कश्मीर से हमारी ये स्पेशल कवरेज देखी। नमस्कार, जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिमको